आप सभी मित्रों का, दोस्तों का गुरु मंत्र एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने संधियाँ शुरू की हुई थी, जिसमें हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी, गुण स्वर संधि पढ़ी, यड़ पढ़ी, और आज हमारी जो बारी है वो चौथी संधि हमारी वृद्धि स्वर संधि है। उसकी शुरुआत हम करते हैं। चलिए देखिए। ये हमारी है वृद्धि स्वर संधि, चौथे नंबर की संधि है। अब तक हमने 3 संधियां जो है पढ़ ली हुई हैं। इसका देख लीजिए सूत्र क्या होता है। पहले इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेच। वृद्धि रेची, ये जो है वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है, या इसे कहेंगे कि वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। ये संधि करने वाला सूत्र है। और एक और आता है इसके साथ। कभी कभी जब हमसे प्रश्न पूछ लेता है परीक्षाओं में, तो हम उसमें गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि हम तो खाली वृद्धि रेच पढ़े होते हैं, और अचानक अगर हमें ये सूत्र देखने को मिल जाता है, ये सूत्र अगर अचानक हमें देखने को मिल जाता है, तो हम बड़े संशय में पड़ जाते हैं कि भैया लगता है एग्जाम जो परीक्षक है उसने हमारे परीक्षा फॉर्म में जो हमारा प्रश्न पत्र है उसमें लिखने में गलती कर दी है, ये बढ़ा दिया है एक अक्षर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये दोनों सूत्र जो हमारे हैं ये दोनों अलग अलग हैं। एक सूत्र हमारा जो है ये संधि का विधान करता है, ये सूत्र हमारा संधि करने वाला सूत्र है, या ये कहे संधि का विधायक सूत्र है। और दूसरा हमारा जो है ये हमारी वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। दोनों में अंतर है, लेकिन अगर हम देखे नहीं होंगे, हम पढ़े नहीं होंगे, हमारी जानकारी में नहीं होगा, तो हम वृद्धि रेच या वृद्धि रादैच दोनों को एक ही समझ लेंगे और गलती कर बैठेंगे। तो इसी गलती को सुधारने के लिए मैं आप लोगों को एक ही जगह दोनों चीजें पहले बता दे रही हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे कि वृद्धि रेच क्या है और वृद्धि रादैच क्या है। वृद्धि रेच जो है ये संधि का विधान करने वाला सूत्र है, यानी जब हमें संधि करनी होगी तो हम वृद्धि रेच संधि से संधि करेंगे, और जब हमें वृद्धि संज्ञा करनी होगी, कहने का मतलब हमने पहले भी बताया था कि संज्ञा का तात्पर्य क्या होता है। संज्ञा का तात्पर्य होता है किसी का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, इसी को हम संज्ञा कहते हैं, जो हम लोगों ने शुरू से छोटे बचपन से पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही संस्कृत में वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, वृद्धि नाम किसका है, ये पाणिनि ने निश्चित किया हुआ अपने ग्रंथ में। उन्हीं अक्षरों की इस वृद्धि संधि में प्रयोग होता है। तो हम पहले देख लेते हैं ये वृद्धि रादैच जो सूत्र है ये किन किन अक्षरों की वृद्धि संज्ञा करता है, यानी किसे ये वृद्धि कहता है। अब देख लीजिए वृद्धि संज्ञा वाले जो शब्द हैं, वृद्धि संज्ञा वाले अक्षर, क्षम्यता, वृद्धि संज्ञा के वर्ण या अक्षर, ये हमारे 3 आते हैं। एक हमारा आता है आ, एक जो है ए और औ। इन्हीं 3 अक्षरों को हम वृद्धि कहते हैं, यानी जब हमारा वृद्धि संधि पूर्ण होती है, जब उसकी प्रक्रिया हम करते हैं, तो हमें ये तीनों अक्षर देखने को मिलते हैं। जब हमारा जुड़ता है, हमारी संधियां बनती हैं, हमारे वर्ण जुड़ते हैं, तो हमें यही रूप देखने को मिलते हैं। तो जाने रहिए, अगर वृद्धि रादैच सूत्र आया है तो प्रश्न होगा कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, और अगर वृद्धि रेच दिया होगा तो प्रश्न पूछेगा कि वृद्धि संधि विधायक या वृद्धि संधि करने वाला कौन सा सूत्र है। अगर हमें संधि का विधान करने वाला सूत्र पूछ रहा है तो हमें वृद्धि रेच लिखना चाहिए, और अगर वो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र पूछ रहा है तो हमें जो है अपना उत्तर वृद्धि रादैच देना चाहिए। अब वृद्धि रादैच में कौन कौन अक्षर आते हैं, वृद्धि किन अक्षरों की संज्ञा होती है, तो आ की होती है, दीर्घ आ की होती है, ए की होती है और औ की होती है। ये हमारी जानकारी में हमेशा रहना चाहिए। अगर ये बातें रहेंगी तो हम कभी भी इन दोनों सूत्रों में गलती नहीं करेंगे। अब आगे देखिए हम लोग चलते हैं। ये तो इतना हो गया, अब इसे हम मिटाते हैं।
जाने रहिए कि ये जो वृद्धि वाले अक्षर हैं कितने हैं, 3 हैं, ये और ये दोनों तीनों जो हैं ये वृद्धि वाले अक्षर हैं, इन्हीं अक्षरों की वृद्धि होती है, यही अक्षर वृद्धि बन के बनते हैं। तब इसमें होता क्या है, जो इसकी परिभाषा होती है, देखिए परिभाषा ऐसे लिखना जरूरी नहीं होता कि हम उसको छोटे बच्चों की तरह एक एक अक्षर बोल के लिखें, समझ लेना, किसी चीज को समझ लेना वो ज्यादा अच्छी बात होती है, लिखना जरूरी नहीं होता। तो ये देखिए वृद्धि जो संधि होती है इसमें होता क्या है, आहू अथवा बड़ा आहू, ये हमारा पहले शब्द का अंतिम अक्षर, हमारे पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो, छोटा हो अथवा बड़ा हो, और दूसरे शब्द का जो प्रारंभ हो वो ए से हो अथवा ऐ से हो, ठीक। यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर हमारा छोटा हो अथवा बड़ा हो, दूसरे शब्द का जो हमारा प्रारंभ हो, जो हमारी शुरुआत हो शब्द की, वो हमारी ए से हो अथवा ऐसे हो। अगर ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है किसी संधि में, किसी संधि विच्छेद वाले शब्द में, और हमें उसे जोड़ना हो, तो हमें इन अक्षरों का ऐसी दशा का याद रखना चाहिए कि अगर इस तरह से पहले तरफ आ मिले, दूसरी तरफ ए मिले, ऐ मिले, तो हमारा जो जुड़ करके सब अक्षर बनेगा वो हमारा ऐ बनेगा। यानी चाहे आ के साथ ए जुड़े तब भी हमारा ऐ बनेगा, और आ के साथ ऐ मिले तब भी हमारा ऐ बनेगा, दोनों स्थितियों में हमारा ऐ बनेगा। छोटे आ या बड़े आ के साथ ए जुड़ेगा तब भी ऐ, और छोटे आ अथवा बड़े आ के साथ ऐ जुड़ेगा तब भी हमारा ऐ बनेगा। दूसरी चीज, ठीक यही स्थिति यहाँ भी है। अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर जो है हमारा छोटा हो अथवा बड़ा हो, और दूसरे शब्द का प्रारंभ हमारा ओ से हो अथवा औ से हो, तो ऐसी दशा में आ के बाद अगर ओ आएगा तो भी हमारा औ बनेगा, और आ के बाद अगर औ आएगा तो औ हमारा रहेगा। बस वृद्धि संधि में यही इतना अगर आप जान लेते हैं तो आपकी वृद्धि संधि कभी भी गलत नहीं होगी। दूसरे, अभी हम इसकी एक पहचान बता देंगे आपको कि कैसे अगर कहीं हमें मात्राएं दिख गई तो हम मात्राओं को देखकर कैसे पहचान सकते हैं। अगर हमें शीघ्रता करनी है अपने प्रश्न पत्र में तो हमें कुछ ऐसे पहचान है, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको देख करके हम तुरंत समझ सकते हैं कि यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। जैसे देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं कि जैसे अगर हमें कहीं ए की मात्रा दिखी और कहीं जो है औ की मात्रा दिखी, अगर ये मात्राएं हमें कहीं दिख रही है संधि के जुड़ने के बाद, अक्षरों के जुड़ने के बाद अगर ये मात्रा दिख रही है तो हमें यह जान लेना चाहिए कि यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि है। अगर हमें जुड़ने के बाद ऐ दिखे, जुड़ने के बाद औ दिखे, तो हम वो जाने कि वहाँ वृद्धि है। जैसे हमने पहले बताया था आप लोगों को गुण में कि अगर हमें एक मात्रा दिखती है और ये ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखती है तो हमारा गुण होगा, और अगर हमें ऐ की मात्रा और औ की मात्रा दिखती है तो हमारा वृद्धि हो गई। ये तो अपने पहचान की बात हो गई। चलिए इसको हम उदाहरण से देख करके तब समझते हैं। बाकी हमारी परिभाषा यही रहेगी। अगर हम परिभाषा लिखना चाहें या बोलना चाहें तो यही है कि आ या आ के बाद यानी ह्रस्व या आ हो या दीर्घ आ हो, उसके पश्चात अगर ए मिले अथवा ऐ मिले तो हमारा दोनों मिल करके दोनों की जगहों पर जो संधि वाला अक्षर बनेगा वो ऐ बनेगा। ठीक दूसरे जो प्रक्रिया है उसमें ये होगा, छोटा आ मिले अथवा बड़ा आ मिले, उसके पश्चात हमें ओ मिले अथवा औ मिले, तो उनसे जुड़कर जो हमारा अक्षर बनेगा, जो वृद्धि हमें प्राप्त होगी वो औ की मिलेगी। बस इतनी ही परिभाषा है वृद्धि संधि की। अब हम उदाहरण से इस चीज को देख लेते हैं। देखिए,
ये हमारा एक शब्द है, देव और ऐश्वर्यम। इसमें हम देखते हैं, यहाँ हमें क्या देखना है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है और दूसरे शब्द का अंतिम अक्षर क्या है। हम अक्षर कहें या वर्ण कहें, दोनों बातें एक ही होती हैं। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर हमें क्या मिला, छोटा आ मिला। क्यों छोटा है? क्योंकि वा में कोई अन्य स्वर नहीं दिख रहा, कोई मात्रा नहीं दिख रही है। यदि हमें कोई मात्रा दिखती तो हम जो मात्रा दिखती वो स्वर मानते, लेकिन कोई मात्रा नहीं दिख रही है। तो जो हमारा व्यंजन है, हर व्यंजन में हमारे उच्चारण के लिए आ जुड़ा होता है, क्योंकि हम कितना भी बोलने का वैसे प्रयास कर ले, हमारे मुख से हम अगर व्यंजन को उच्चारित करते हैं तो आ अपने आप से साथी की तरह निकल आता है। जैसे एक साथी कहीं जाता है, दूसरा उसके पीछे लग लेता है, चलो भैया चलो हम भी चल रहे हैं। बस ये भी ऐसे है, अगर एक आप व्यंजन बोलेंगे, दूसरा आ जो है वो लग लेगा, हम भी चलेंगे। बस यही सेम दशा इनकी है। यदि व्यंजन आता है तो उस व्यंजन में अगर कोई स्वर नहीं दिखता है तो ये जान लीजिए वहां छोटा आ छुपा हुआ है। और यहाँ देखिए, यहाँ हमें स्वर दिख रहा, दूसरी तरफ हमेशा स्वर हमारा देखिए, दूसरी तरफ जो हमारा स्वर होगा वो हमें स्पष्टता दिखेगा। जितनी भी आप संधियां देखेंगे, जो दूसरा शब्द होगा, दूसरे शब्द का जो स्वर हो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखेगा। पहले शब्द का स्वर जो होगा वो किसी न किसी अक्षर पे मात्रा के रूप में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, ऐसे स्वतंत्र नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या है आपका, अय है, ये मिला आपको। यहाँ हम जोड़ेंगे तो हमने जैसे बताया था आपको कि क्या था, आ हो अथवा बड़ा हो, इसके बाद ए हो अथवा अय हो, ऐसी दशा में हमारा ये अय बन जाएगा। यही बन रहा था ना, देख लीजिए, यही दशा हमको यहाँ पे प्राप्त हुई है। हमें यहाँ देव के वा में आ मिला है और ऐश्वर्यम के में आगे जो है हमें अय मिला है। तो यहाँ हमें यहाँ ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, और दोनों को जो हम मिला देंगे तो हमारा जो बनेगा वो अय बनेगा। यानी यहाँ जो है वही यहाँ रह जाएगा जुड़ने के बाद, क्योंकि इससे बड़ा कोई अक्षर नहीं होता है। भाई ये स्वयं दीर्घ स्वर है, तो जब इनकी वृद्धि होगी तो इनकी वृद्धि होगी तो अय ही रहेगा, अय के अतिरिक्त तो कुछ नहीं बनेगा। अब जब हम इसको जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो यहाँ देखिए, जब जोड़ते हैं हम इसको तो मेरा देव या हलंत लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आ हटा लिया है। जैसे हम गणित पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, जो भी कह ले, क्योंकि इसीलिए संस्कृत को गणित की तरह कहा जाता है। इसमें भी बड़ा जोड़ घटाव होता है। तो देख लीजिए, हम भी बहुत जोड़ घटाव कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमने जब आ यहाँ हटा लिया तो देव के वा में वा से स्वर हट गया, इसीलिए वो व्यंजन हो गया और पूर्ण व्यंजन हो गया कि जिसमें आ नहीं है। ये हो गया। फिर जो हमने जुड़ा हुआ अक्षर है ये हमारा, इसको हमें बीच में रखेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कोई धागा होता है उसको हम गांठ मारते हैं, तो जो हमारी गांठ होती है वो हमेशा बीच में आती है। तो ये भी हम दो वर्णों को जोड़ रहे हैं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम दो वर्णों को यहाँ जोड़ रहे हैं। तो जो हमारी शब्द जुड़ा हुआ होगा वो भी बीच में होगा। तो यहाँ हमारा ये बीच में हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा ये बचा हुआ था, क्योंकि यहाँ से हमने अय हटा लिया था। इस तरह से ये हमारा जब यहाँ जो बचा हुआ है इसको हम यहाँ लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये बना। और जब ये जोड़ेंगे तो हमारा ये, और वा के बाद अगर स्वर आया है और वा व्यंजन है तो हमेशा किसी व्यंजन के बाद, जिस व्यंजन में कहने का मतलब पूर्ण रूप से हलंत लगा हुआ हो, अगर कोई हलंत ना लगा हुआ तो कोई और संधि होती, लेकिन यहाँ हलंत लगा हुआ, इसके बाद हमारा अय आया है। यानी आधे व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आता है तो वो व्यंजन में लग जाता है। ये नहीं कि हम स्वर को अलग से लिख देंगे और व्यंजन में हलंत लगा के लिख देंगे, ऐसा नहीं लिखा जाता है। हम जब भी आधे व्यंजन के बाद ये या कहीं पूर्ण व्यंजन के बाद यदि हमें स्वर आता है
कहीं तो वो स्वर को हम स्वतंत्र रूप में ना लिख करके उस व्यंजन पे हम मात्रा के रूप में लगा देंगे। जैसे अब हमारी अ की मात्रा लग गई। अ की कितनी मात्रा होती है? कुछ लोग अब अभी भी अगर छोटा बड़ा लिखने को दे दो तो सही नहीं कर पाएंगे, अभी भी अ की एक ही मात्रा लगा के हट के आएंगे। क्यों? क्योंकि अ अगर हमें कहीं लिखा मिलता है तो हमें एक मात्रा लगा मिलता है, लेकिन जब ये किसी और अक्षर पे लगता है तो इसकी मात्रा 2 लगती है। देखने में तो एक दिखता है अ पे, लेकिन जब ये मात्रा के रूप में लगता है किसी अक्षर पे, अन्य अक्षर पे, तो ये 2 लगता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये हम यहाँ से शा उतारा, वा, हिया और मा, ये हमारा शब्द बन गया देव ऐश्वर्यम। इस तरह से हमारा शब्द जो है निर्माण हुआ। अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो कभी भी हम दावे के साथ कहते हैं आपकी संधि में गलती नहीं होगी, क्योंकि हमने एक एक स्टेप पे, एक एक स्तर पे कि कहाँ जुड़ा है, कितना घटाया है, कितना हमें कहाँ लिखना है, ये हमने देखा। अगर इस तरह से हम ध्यान रखते हैं तो हमारी कभी भी गलती नहीं होगी। देखिए इसके और उदाहरण देख लिए जाए। ये देखिए, एक उदाहरण है लता धन एषा शब्द होता है। एषा का मतलब होता है यह। यहां देखिए, यहां भी हमें कौन सी चीज मिली है? ये वाला मिला है और ये वाला मिला है, ठीक। यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर हमें जो है वो बड़ा मिला है, दूसरे शब्द का प्रारंभ हमारा ए से हुआ है, ठीक है। अब जब ए से हुआ तो हमने देखा आ और ए जब मिलता है तो हमारा ए बनता है। इस तरह से जब हम आ और ए को मिलाएंगे तो यहाँ लिख दे रहे हैं हमारा ये ए बनेगा, ए बनकर तैयार हुआ। अब इसको जब हम जोड़ेंगे, जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे तो हमारी जोड़ने की प्रक्रिया में ये लत शब्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से स्वर निकाल लिया है, इसलिए ये यहाँ पे हलंत लगा देंगे स्वर रहित करने के लिए। फिर हम जो यहाँ जोड़ा हुआ अक्षर है वो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। फिर हमारा ये शा बचा था, इस सा को उठाएंगे और लाके यहाँ कर देंगे। ऐसा समझ में? यहाँ से हमने आ उतारा, फिर यहाँ का हमने ए उतारा और आ और ए मिलाकर ए हुआ। ऐसा हमने वृद्धि संधि के नियम में देखा और सामने लिखा भी है, आप लोग भी देख सकते हैं। फिर यहाँ हमने स्वर हटा दिया था, स्वर नीचे लिख लिया था, इसलिए स्वर रहित ये ता हो गया था, इसलिए इसके नीचे हम लोगों ने हलंत लगा दिया। उसके बाद जुड़े हुए अक्षर ए को लिख दिया। फिर हमारा शा जो मूर्धन्य सकार है, ये भी जान लीजिए कौन सा सकार है, मूर्धन्य सकार है या मूर्धा वाला शा बोलते हैं। वैसे तो लोग कौन सा पेटफरवा सा कह देते हैं और षटकोण वाला सा कहते हैं, पता नहीं क्या खड़े यंत्र वाला सा कहते हैं, बहुत तरीके के इसके नाम है, लेकिन इसका जो शुद्ध नाम है वो हमारा मूर्धन्य शा इसको बोलते हैं, क्योंकि ये उच्चारित जो होता है ये मूर्धा से उच्चारित होता है। इसके उच्चारण में हमारी जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, इसीलिए इसका नाम मूर्धन्य सकार है, ये जाने रहिएगा। तो इस प्रकार से जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा जो आएगा ये ला हो जाएगा। यहाँ ता व्यंजन है, इसके बाद स्वर आया है, इसीलिए स्वर को हम मात्रा के रूप में लगा देंगे। ये यहाँ पे मात्रा के रूप में लग गया और ये हमने सा पे आ की मात्रा। इस तरह से हमारा लतैषा शब्द जो है वो बन गया। इसका मतलब यह लता, ऐशा का तात्पर्य होता है यह। दूसरा देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये चीज आपको मिली ना, ये पहचान मैंने बताई थी क्या, कि अगर हमें अ की मात्रा दिखे तो हमें जान लेना चाहिए कि वहाँ पे अगर जुड़े हुए शब्द में अगर जो संधि वाला शब्द बना हुआ है, अगर वहाँ हमें अ की मात्रा द्वि मात्रा दिख रही है, अगर द्वि मात्रा दिखे तो हमें जानना चाहिए कि वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि है और कोई संधि नहीं है। इसी तरह से इसके ओ के उदाहरण हम लोग देखते हैं तो बहुत एक ही उदाहरण, जैसे एक उदाहरण और एक का देख लीजिए। हमने देखिए ए का भी देखा, ए का भी देखा, अब एक उदाहरण और, एक धन एक शब्द मिलता है, ये मिलता है, इसको जोड़ना है। अब यहाँ और यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ हमें क्या मिलेगा, छोटा। क्यों? क्योंकि का में कोई स्वर नहीं दिख रहा, वैसे
यहाँ छोटा मिला, यहाँ हमको ए दिख रहा, साफ साफ ए दिख रहा। अब ये हुआ, अब हमारी ये दशा आ और ए की आ गई। ठीक, तो जब आ और ए मिलेगा तो हमारा ए बनेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम का में हलंत लगा देंगे, ये ए यहाँ जोड़ के लिखेंगे, फिर यहाँ हमारा कह बचा था, इसको हम यहाँ लिख देंगे ऐसी दशा में। फिर जब ये हम लिख देंगे तो हमारा ये जुड़ेगा जब, तो हमारा का पे ए की मात्रा लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, क्योंकि का व्यंजन है और व्यंजन के बाद जब भी स्वर आए तो वो स्वर स्वतंत्र रूप में ना लिखकर हमेशा व्यंजन पे मात्रा के रूप में लगता है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर संधि हो, अगर हमारी पद में संधि हो, एक पद में संधि हो, तो हमें संधि करके लिखना चाहिए। अगर हमारे धातु उपसर्ग में संधि हो रही है तो हमें संधि करके लिखना चाहिए। अगर समास है तो वहां हमें संधि करना नित्य है, इसलिए संधि करके लिखना चाहिए। और वाक्य है तो वाक्य जो है उसमें संधि ऐच्छिक होती है, आपकी इच्छा पे निर्भर होता है कि आप संधि करें अथवा ना करें। तो यहाँ हमारा सब जो ये पद है, एक पद है और एक पद के बीच में संधि होना जरूरी है, नित्य होता है, करना पड़ेगा आपको। इसी तरह से हम ये ए की मात्रा का पे लगाएंगे और ये का यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ विसर्ग लगा देंगे। इस तरह से हमारा शब्द बनेगा क्या, एक ए का शब्द बनेगा। अब देख लीजिए यहाँ भी हमें क्या मिला, दो मात्रा मिली है ए की। तो ये शब्द देख करके अगर इतना समझ गए हैं तो आप ऐसे अगर दो मात्रा वाले शब्द देख लेंगे और तो पढ़ा हुआ है तो आप देख करके ही समझ जाएंगे कि हाँ इसमें जो है हमारा वृद्धि स्वर संधि है। ये तो इसके 3 उदाहरण हो गए। हमें लगता है इतना समझाने के बाद अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो फिर कभी गलती नहीं होगी। इसी तरह से ओ के उदाहरण देख लीजिए, जैसे महाधन ओजस्वी शब्द आता है, ये देखिए देखिए महा है और महा के बाद ओजस्वी है। महा में हमें बड़ा मिल रहा है और ओजस्वी में हमें ओ मिल रहा है। अब ये दशा देखिए यहाँ की है कि नहीं, देखिए यहाँ नहीं लिखा है लेकिन हमने आप लोगों को बताया था, आ हो बड़ा हो, इसके बाद ओ हो अथवा औ हो, दोनों मिलाकर औ ही बनेगा, यही बनेगा ना। आ के बाद अथवा बड़े आ के बाद या हम कहें हर्ष आए या दीर्घ आ के बाद ओ आए अथवा औ आए, दोनों को जो मिलाकर बनेगा वो हमारा औ बनेगा। तो यहाँ भी देखिए हमें वही दशा प्राप्त हो रही, ये वाली और ये वाली। यहाँ हमें आ मिल रहा है, बड़ा आ मिल रहा है, दीर्घ आ मिल रहा है और यहाँ हमें ओ मिला। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा औ बन जाएगा, बना ना। देखिए संधि का जो नियम है वो नियम हमको यहाँ दिख रहे हैं। अगर हमारा नियम सही है तो कभी भी हमसे गलती नहीं होगी। देखिए अब यहाँ हमारा जो बचा था वो ये शब्द बचा था। क्यों बचा था, क्योंकि हमने स्वर पहले से निकाल लिया है ये। फिर हमारा जुड़ा हुआ जो अक्षर था वो बीच में आ जाएगा, यहाँ लिख दिया। फिर हमारा ये क्या बचा था, जश्वी, ये हमारा यहाँ हो जाएगा। अब जब इसे हम जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ के हा, क्यों हा पे औ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि हा व्यंजन है और व्यंजन के बाद स्वर आया इसलिए स्वर मात्रा के रूप में व्यंजन पे लग जाएगा। या हमने ये लगा दिया, जा लिख दिया, आधा शाह हो गया, वहाँ पे बड़ी मात्रा। इस तरह से ये हमारा क्या बना, महोजस्वी शब्द बना। अब देखिए यहाँ पे औ की मात्रा आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख रही ना। इसीलिए जैसे वहाँ अ की पहचान थी, अगर अ की मात्रा मिले हमारे संधि वाले शब्द में, संधि जो जुड़ा हुआ शब्द है उसमें अ की मात्रा मिलती है तो हमारी वृद्धि जानना चाहिए, और अगर अ की मात्रा मिलती है तो हमें वृद्धि स्वर संधि जानना चाहिए। ए और ओ मिले तो गुण जानना चाहिए, अ और औ मिले तो वृद्धि जानना चाहिए। चलिए आगे इसके उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है आपका महाधन औषधि।
देखिए यहाँ भी इसमें की दशा प्राप्त हो रही कि नहीं, ये वाला मिल रहा है कि नहीं, यहाँ बड़ा आ मिल रहा और ये औ के साथ जुड़ रहा है, आ और औ, दीर्घ आ जुड़ रहा है और अ जुड़ रहा है, दोनों मिलाकर क्या बन रहा है, हमने कहा है औ बनेगा। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। अब जब इसको हम जोड़ेंगे पुनः तो ये मह शब्द बचेगा, यहाँ हमने यहाँ से अ लाया, यहाँ अ हमारा जुड़ गया, ये मह जुड़ गया क्योंकि आ निकल गया था, यहाँ से हमारा स्वर निकल गया था इसलिए ये व्यंजन बन गया था, तो मह बचेगा। उसके बाद हमारा जो जोड़ा हुआ अक्षर आएगा वो हम बीच में रखते हैं। इसके बाद हमारा ये षधि शब्द बचा था, ये हम यहाँ लिखेंगे, ये मह हो गया, अ हो गया और षधि हो गया। इस तरह से ये जब जोड़ के लिखेंगे तो माँ हो जाएगा, हा के बाद स्वर है और जो हा है वो व्यंजन है, इसीलिए ये स्वर इस पे मात्रा के रूप में लग जाएगा। फिर हमारा ये शा और धी, इस तरह से ये महौषधि शब्द बनेगा। यही ये जो हम तरीका बताते हैं इसी को कहते हैं किसी शब्द को सिद्ध करने की प्रक्रिया, कि ये शब्द कैसे बना है, कैसे निर्मित है। तो यही ये जो हम सिद्ध करते हैं, कहाँ जुड़ा, कहाँ घटा, कहाँ लगा, कैसे बना, यही सिद्ध, यही जुड़ना घटाना, यही बनना शब्द की ही शब्द प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ भी देखिए ये अ की मात्रा आई है, पहचान मिली कि नहीं, हमने कहा था अय मिले अथवा अ मिले तो वो हमें वृद्धि स्वर संधि जानना चाहिए। अब तो हमें लगता है इतना बताने के बाद समझ में आ गया होगा, अब गलती होनी नहीं चाहिए, और होती भी है तो वीडियो है, आप देखते रहिए, इतनी बार देखिए जब तक समझ में ना आए उतनी बार देखना चाहिए। और हम जितना अच्छा खुद स्वयं से सीख पाते हैं, चीज़ों को खुद देखें, खुद समझें, तो बहुत फायदा होता है। हमें कोई शायद कई बार बताए तो उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन अगर कोई चीज़ हम अपने मन से, लगन से, उसमें निष्ठा के साथ करते हैं तो वो चीज़ें हमें अपने आप से जब समझ में आ जाएगी ना तो जीवन भर नहीं भूलेगी, क्योंकि उसको हम अपने तरीके से समझे होते हैं। दूसरा व्यक्ति समझाएगा तो उसका तरीका और होगा। इसीलिए चीज़ें देखिए, कई बार देखिए, कई बार समझिए, जब तक ना समझ में आए तब तक लगे रहिए, आ जाएगा। इसके और एक दो उदाहरण देख लीजिए। ये देखिए, ये होता है जलधन ओघ, ये अब यहाँ भी देखिए वही दशा में प्राप्त हो रही है। जलधन ओघा में भी जल के ला में आ है छोटा और ओघा में ओ है प्रारंभ में। अब ये जब जुड़ेगा तो यहाँ हमें देखिए ये वाला मिल गया और ये वाली दशा प्राप्त हो गई। अब ये जुड़कर जब हमारा बनेगा तो ये हमारा अ बनेगा। अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हम हट गया था, इसीलिए ला के नीचे क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे। अब ये चाहे हम खुद समझ लें और चाहे लगा के, वैसे ये स्टेप जो हम आपको बता रहे हैं, ये वाला स्टेप, ये वाला जो स्टेप है जल्दी आपको किताबों में लिखा नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा नहीं, टीचर बता दें, ये मिलेगा नहीं। बस आपको यही मिलेगा, आधन ओ बराबर ओ, उसके बाद सीधे जलौघा शब्द बन जाएगा। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ लगा, क्या जुड़ा और कैसे हुआ। अगर इसे समझे हैं तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। तो इस तरह से जब हम इसको जोड़ेंगे तो जा और ला के, ला व्यंजन है, ला के बाद स्वर आया है, इसीलिए हम उसको ला पे अ की मात्रा लगा देंगे और खा लिख देंगे। इसी तरह हमारा ये जलौघा शब्द बन जाता है। ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे, जो है वनौषधि जैसे हमने बताया है, उसके बाद जो है महाधन औदार्यम शब्द मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे कन्या, और उसके बाद कन्याधन ओदनम, ऐसे बहुत सारे शब्द जो है आपको मिलेंगे। उसके उदाहरण हमें लगता है इतने उदाहरण पर्याप्त हैं अगर आपने समझ लिया है। हाँ, कल हमारी एक चीज छूट गई थी, वो हम बता नहीं पाए थे। कल हम लोगों ने यड़ संधि पढ़ा था, उसमें एक दो उदाहरण हमारे जो है री के छूट गए थे। वो री वाले उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये ना लगे कि अधूरा हुआ कहीं। हम लोगों ने जो है यड़ स्वर संधि में ई और ऊ के उदाहरण पढ़े हुए थे और हमारा री और री छूट गया था। इसके एक दो उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा है वृद्धि और बताएंगे यड़ का।
देखिए यड़ के ये उदाहरण हैं जो कल छूट गए थे, इनके 1-2 उदाहरण जल्दी पूछता नहीं लेकिन फिर भी जाने रही है। ये देखिए इसके उदाहरण, री का उदाहरण था। हमने यड़ संधि में क्या पढ़ा था? प्रथम शब्द के अंत में, यदि पहले शब्द के अंत में ई हो, हर्ष या दीर्घ, ई हो, ऊ हो, री हो अथवा लिरी हो, और बाद में कोई असमान स्वर आए तो ऐसी दशा में ई या में बदल जाता है, ऊ वा में बदल जाता है, री रा में बदल जाता है और लिरी ला में बदल जाता है। और जो स्वर होता है असमान स्वर, वो स्वर फिर उसमें जुड़ जाता है। यही हमने देखा था। हमने 2 के उदाहरण ई और ऊ के देख लिए थे, हमारा बचा था केवल री और लिरी। तो ये आज हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या मिला? री, और यहाँ हमें क्या मिला? दीर्घ आ मिला। अब हमें वही दशा मिली है, वही स्थिति यहाँ पे है कि प्रथम शब्द के अंत में हमें री मिल गया है और दूसरे शब्द का जो प्रारंभ है उस प्रारंभ में हमें जो है असमान स्वर आ मिला हुआ। अब जब ये जुड़ेगा तो ये री किस में परिवर्तित होगा? रा में बदलेगा। अब इसमें आ भी जुड़ा नहीं है, यहाँ आ के कारण केवल री बदलता है, जुड़ता नहीं है। कि री जो है री का रा बनता है, ये नहीं आ और री मिलाकर रा बनता है, नहीं। आ के कारण री पहले रा में बदलता है, तब रा बदलने के बाद आ उसमें जुड़ता है। हमें किताबों में लिखा बस यही मिल जाएगा, री धन आ बराबर रा लिख देंगे, लेकिन सही क्या होता है? पहले हमारा री रा में बदलता है, फिर हमारा जो स्वर होगा असमान स्वर इधर, वो स्वर उस रा में मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। अगर छोटा आ होगा तो केवल हलंत हट जाएगा, और कोई स्वर होगा तो वो स्वर मात्रा के रूप में लग जाएगा। वैसे इनके उदाहरण, री के उदाहरण यड़ में और लिरी के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। अब देखिए जब ये जुड़ेगा तो रा पे आ की मात्रा लग जाएगी। अब ये जुड़कर हमारा जो शब्द बनेगा, यहाँ हमारा री हट गया था इसलिए ये पित शब्द बना था। फिर हमारा ये जुड़ा हुआ अक्षर यहाँ रा आ जाएगा, फिर यहाँ हमारा ये देशः शब्द बचेगा, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब लिखने के बाद यहाँ हम देख लीजिए कर दे रहे हैं, यहाँ पित के बाद अब ता के बाद रा आया है, तो क्या हम ऐसे लिख देंगे? ये क्या शुद्ध होगा? नहीं, ये शुद्ध नहीं होगा। हम जानते हैं हमारा एक संयुक्त व्यंजन है जिसका नाम है त्रा, और त्रा में सभी जानते क्या मिलता है? ता होता है और रा होता है। अगर इसको और देख ले तो ये आ होता है, ये मिलाकर हमारा क्या बनता है? ये त्रा अक्षर बनता है। तो हमें वैसी इस तरह त्रा वाली सोच लीजिए। अब वर्णों की भी, अब हमें संयुक्त अक्षर की भी संधि करनी है, 2 अक्षर भी यहाँ और जोड़ने हैं त्रा बनाने के लिए। संधि में भी संधि, ये समझ लीजिए संधि में भी संधि हो रही है। तो अब जो है ता के बाद हमें रा मिला है, तो हमें ता और रा अलग अलग नहीं लिखना है, बल्कि क्या कर देना, हमें इसे त्रा बना देना है। तारा हम आगे अलग अलग नहीं लिखेंगे। अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये हमारे ना जानने का, कि हम नहीं जानते हैं, हम इन चीज़ों से अनजान है, उसका ये हमारा बोध कराएगा कि हमें पता नहीं है। तो अगर ता के बाद रा आया है और ता व्यंजन है, तो हम उस ता और रा को अलग अलग ना लिखकर बल्कि किसका प्रयोग करेंगे? त्रा का प्रयोग करेंगे। इस तरह से जब हम लिखेंगे तो ये पित को पित ना लेकर के त्रा कर देंगे, ये हमारा त्रा हो जाएगा, ठीक। और रा पे आ की मात्रा, इस पे रा की पे आ की मात्रा लग जाएगी, और यहाँ हमने देश शब्द लिख दिया, ये हमारा पित्रा देशा शब्द इस तरह से बनेगा, ठीक। आया समझ में? इसके बाद और इसके उदाहरण हैं, वो भी देख लीजिए। मातृधन आज्ञा, क्या मिला? एक तरफ हमें री मिली और दूसरे तरफ हमें असमान स्वर हर दीर्घ आ मिल गया, मिला ना? वही दशा प्राप्त हुई कि ई ऊ री लिरी हमारे प्रथम शब्द के अंत में होना चाहिए, दूसरा शब्द असमान स्वर होना चाहिए, दूसरे शब्द का प्रारंभ में जो हो वो असमान स्वर हो। इस तरह से जब ये दोनों जुड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? ये हमारा रा बनेगा। यही हुआ था। अब चाहे हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, हमने जैसे बताया था, ये री पहले रा में बदल जाएगा
फिर हमारा रा के साथ आ जुड़ जाएगा। जब रा के साथ आ जुड़ जाएगा तो रा में आ की मात्रा लग जाएगी। अब हम जब जोड़ के लिखेंगे तो ये हमारा मात शब्द बचा हुआ था। क्यों? क्योंकि री जो है यहाँ से निकल गया था और ये जुड़ा हुआ जो अक्षर है वो हमारा यहाँ लिखा जाएगा। ये हमारा ज्ञा बचा हुआ था वो यहाँ लिख उठेगा। अब जब हम इन्हें जोड़ के लिखेंगे तो जैसे पूर्व वाला उदाहरण था कि ता के बाद रा आया तो तारा अलग अलग नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, त्रा लिख देंगे। तो जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये त्रा लिखेंगे और रा पे आ की मात्रा, इसलिए त्रा पे भी हम आ की मात्रा लगा देंगे और ये ज्ञा लिख देंगे। ये हमारा मात्राज्ञा शब्द बन जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से यड़ संधि के उदाहरण ऐसे लिखे जाएंगे। और लाकृत जो ली का उदाहरण है, लिरी के उदाहरण 1-2 मिलते हैं और संस्कृत का पेपर हो तो शायद ही कोई पूछ ले, अगर हिंदी से जुड़ा हुआ है तो वहाँ नहीं मिलेगा आपको। ये जैसे ली का उदाहरण 1-2 मिलता है आपको, लिरिधन आकृति ही शब्द मिलता है, ये आपको मिलेगा, लिरिधन आकृति ही। अब हमने क्या कहा था, ली के आगे पीछे, जैसे स्वागतम में सु के आगे पीछे कुछ नहीं था, खाली सु था, वैसे लिरी आकृति में भी लिरी जो है अकेला है। तो ये लिरी जब ला में बदल जाएगा, यही तो बताया था। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि यहाँ पे असमान स्वर है। असमान स्वर होने के कारण, अब देखिए इसके आगे पीछे कोई और होता तो हम लिरी अकेले उतार दें, लेकिन यहाँ पे जो है खाली अकेला लिरी, इसलिए ला डायरेक्ट उतार करके आ के साथ उसको जोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ लिरी के बाद असमान स्वर आ आया था, असमान स्वर आने के कारण ये लिरी ला में बदल गया और आ को हम उसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा ला शब्द, ला पे आ की मात्रा लग जाएगी और ये जोड़ करके हमारा हो जाएगा ला हो जाएगा। और ये कृति बचा हुआ था ये यहाँ लिख उठेगा तो ये हमारा लाकृति शब्द ये हमारा सिद्ध होगा। आया समझ में? इसी तरह से और भी इसके बनते हैं। जैसे इसका एक बनता है ये शब्द भी बनता है लिरिधन आदेश। अब यहाँ भी वही, क्योंकि ला के साथ, लिरी के साथ कोई भी ये ना सोचेगा लिरी में री लगा दिया, ये संस्कृत का एक स्वर है, ला में री नहीं लगा हुआ है। तो अब ये भी जो हमारा बदलेगा तो ये हमारा ला में बदल जाएगा। ठीक। और ला के बाद यहाँ आ उतारा हमने तो ये देखिए यहाँ भी हमें हलंत लगा देना चाहिए था। अब ये जो है हमारा आ यहाँ जुड़ेगा तो ये हमारा ला पे आ की मात्रा लग जाएगा। अब जब इसे हम जोड़ कर लिखेंगे तो ला पे आ की मात्रा, क्योंकि लिरी के आगे पीछे कुछ नहीं था, चलिए ला ही आगे लिखेंगे, ला, और उसके बाद ही हमारा देशा शब्द बना था, ये हमारा हो जाएगा लादेशा। इस तरह से ये शब्द निर्मित। इस तरह देखिए हमने जो कल छूटी हुई थी वो भी हमने पढ़ लिया है और आज हम लोगों ने वृद्धि संधि भी पढ़ लिया है। इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे की जो कक्षाएं होंगी, आगे जो संधियां हमारी बची हुई हैं वो निरंतर चलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।